Hello. Okay, this is the next lecture in continuation to what we were studying. हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स फॉर एयर एंड वाटर, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लिया था और वाटर एक्ट पढ़ लिया था, विच वाज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट. ठीक है, अब हमारे पास एक और एक्ट बचता है विच इज़ एयर प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल एक्ट. इसको हम आज पढ़ेंगे. तो हमारा आज का जो लॉ हमें जो डिस्कस करना है, गवर्नमेंट लॉ, इज़ विद रिस्पेक्ट टू एयर पोल्यूशन, यानी एयर के पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है. उस एक्ट को आज हम समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. दिस एक्ट इज़ फाउंडेड इन 1981, 29th of March. ये एक्ट की बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन. जैसे कि हमने वाटर पोल्यूशन के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, वो क्या कर रहा था? विद रिस्पेक्ट टू वाटर पोल्यूशन उसका प्रिवेंशन कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था. सेम चीज़ यहाँ पे करी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एयर पोल्यूशन. और ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि कोई भी पर्पस, कोई भी रीज़न एयर पोल्यूशन का अनहैंडल्ड ना रह जाए. यानी किसी भी वे में हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हर मीडियम को एनकाउंटर करें, हर मीडियम को स्टडी करें, उसको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स जिस एरिया में जैसे मेजर्स पॉसिबल हैं वो विथस्टैंड करें. ठीक है, इन्हीं सब के दौरान जब ये एक्ट बन रहा था तो कुछ एजुकेटर्स, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट और कुछ ऐसे ही बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने बैठ के एक कॉन्फ्रेंस करी, जिसके दौरान ये डिसाइड किया गया कि ड्यू टू वेरियस चेंजेस इन अवर डेली लाइफस्टाइल, ड्यू टू increasing rate of urbanization and industrialization, we strictly need a law that fulfill all the demands of of controlling air pollution. तो जब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके दौरान बहुत बड़ी मात्रा में एयर पॉल्यूशन हमारे डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, तब हमने ये डिसाइड किया कि हम इस तरह का कोई एक्ट लेके आएंगे. ये बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम इस तरह के एक्ट को इम्प्लीमेंट करें और स्ट्रिक्ट डिसीजंस इसके ऊपर ले पाएँ, ताकि इसका प्रिवेंशन और इस क्वालिटी ऑफ एयर हम उसको कंट्रोल कर सकें. ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था, हर एक्ट अपने साथ कुछ चैप्टर्स, कुछ सेक्शंस लेके आता है. वैसे ही हमारे इस पर्टिकुलर एक्ट में हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं जो इस तरह से हैं. चैप्टर नंबर 1 इज़ प्रिलिमिनरी चैप्टर. चैप्टर नंबर 2 इज़ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. चैप्टर नंबर 3 इज़ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड. चैप्टर नंबर 4 इज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. Chapter number 5 is fund accounts and audits. Chapter number 6 is penalties and procedure. And rest, last chapter is miscellaneous. We'll discuss every chapter step by step. Let's start with first chapter, that is preliminary chapter. हमने last जब हम लोग law समझ रहे थे तब भी हमने समझा था what does preliminary means. It means initial understanding of this act. इस एक्ट के अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें आती हैं, आप किन चीज़ों को कंसिडर करोगे कि वो किस कैटेगरी में लाई करती हैं, किस चीज़ों को कैसे जज करोगे, किन के ऊपर काम करने के लिए किन प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत है, एट्सेट्रा. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर इज़ बेसिक प्रिलिमिनरी चैप्टर. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जब आप एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे होते हो तो आप किसे कहोगे एयर पॉल्यूशन क्या है, न किस एग्जैक्ट ऑल्टरेशन को कहोगे कि ये एयर पोल्यूशन है. तो अंडर दिस लॉ इट मीन्स एयर पोल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एनी एयर पॉल्यूटेंट
यानी किसी भी एयर पॉल्यूटेंट का एयर में मिक्स हो जाना एयर पॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर आप किसी रीजन में हो जहाँ पे आपके पास एयर की सर्टेन प्रेजेंस है और वहाँ पे कोई सेट नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट मिक्स्ड है, देन यू विल से दैट उस एरिया में एयर पॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि क्या होंगी वो एयर पॉल्यूटेंट्स। तो इस लॉ के अंदर हम एयर पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन भी डिसाइड कर रखी है कि हम एयर पॉल्यूटेंट इनको कहेंगे, और इन्हीं कैटेगरी में से आने वाली कोई चीज़ जब एयर में मिक्स होगी तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एयर पॉल्यूशन। व्हाट इज एयर पॉल्यूटेंट? It means any solid, liquid or gaseous substance including noise present in the atmosphere in such concentration as may be or tend to be injurious to human being। ठीक है, या फिर other living creatures और plant और property और environment। तो अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, या फिर वो नॉइज़ ही क्यों ना हो, अगर उसका कोई भी प्रेजेंस एयर में पाया जाता है जिसके वजह से ह्यूमन बीइंग्स को या किसी भी लिविंग क्रिएचर, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई एनवायरनमेंट हो, उसको हार्म पहुंच रहा है, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज एयर पॉल्यूटेंट। ओके, ठीक है। उसी रिस्पेक्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिनको डिफाइन करा जाता है इस चैप्टर में इज अप्रूव्ड अप्लायंसेस। यानी हमने अप्लायंसेस, हमने गैजेट्स समझे हैं, किन्हें कहते हैं गैजेट्स, किन्हें कहते हैं मशीनरी, किन्हें कहते हैं इक्विपमेंट्स। बट ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप इस कैटेगरी में रखोगे? इट मीन्स एनी इक्विपमेंट और गैजेट used for the bringing of any combustible material, for generating or for consuming any fume, gas of particulate material या matter and approved by the state board for the purpose of this act। ये approved appliances का मतलब क्या होता है? ऐसी कौन सी टाइप की मशीनरीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जो स्टेट बोर्ड ने अलाउ की है आपको यूज़ करना, जिनके अंदर संभावनाएं बहुत कम होती हैं एयर पोल्यूशन होने की, या फिर वो कंट्रोल्ड एयर पोल्यूशन के कैटेगरी में आ सकता है। तो यानी हम बहुत सारी मशीनरीज यूज़ करते हैं, हमने देखा है, बट हम कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स, जैसे हम ISI मार्क वाला कोई मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो डिस्क्राइब क्या करता है? वो डिस्क्राइब करता है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अप्रूव्ड है, चेक्ड है बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट। उसी तरह से मशीनरीज जो कि एयर पोल्यूशन, क्योंकि वो वेस्ट मशीनरीज जब भी ऑपरेट करती है तो किसी फॉर्म का वेस्ट जनरेट करती है, चाहे वो नॉइज़ हो, चाहे वो किसी भी तरह का सॉलिड, लिक्विड या गैसियस वेस्ट हो, वो जनरेट करती है। पर हमें क्या करना है? हमें ऐसे अप्रूव्ड अप्लायंसेस यूज़ करने हैं जो सर्टिफाइड हो, जो अप्रूव्ड हो, और उसकी डेफिनेशन आपने यहाँ पे देख ली। उसी तरह से अप्रूव्ड फ्यूल्स हैं, किस तरह के फ्यूल्स स्टेट बोर्ड के द्वारा अप्रूव किए गए हैं ताकि उनको आप यूज़ करो और पोल्यूशन कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल मीन्स, it means any vehicle powered either by internal combustion engine or by any method of generating power to drive such a vehicle by burning fuel। तो बेसिकली आप यहाँ पे सारे डेफिनेशंस देख पा रहे हो। यहाँ पे हर इंडिविजुअल टर्म को डिफाइन किया हो जाता है इस चैप्टर में, सो दैट हम उस डेफिनेशन को मोल्ड न कर सकें जब हम लीगल या कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शंस ले रहे हों, राइट। सेम इन्हीं तरह के कुछ नाम ये हैं, जैसे कि एमिशन, इंडस्ट्रियल प्लांट, मेंबर्स, ऑक्यूपायर, प्रिस्क्राइब्ड। ओके, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 स्टेट्स सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। तो अब हमारे पास चैप्टर 2 क्या डिफाइन करवाता है? ऐसे बोर्ड्स सेंट्रली और स्टेट वाइज डेवलप करना जो इस तरह के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे और हमें हेल्प करेंगे किसी भी तरह के लीगल या लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे पास दो तरह के हमने कुछ तरह के बोर्ड्स क्रिएट करे हैं। कुछ सेंट्रल बोर्ड्स हो सकते हैं, कुछ स्टेट बोर्ड्स हो सकते हैं, और हर बोर्ड के पास कुछ अथॉरिटीज़, कुछ पावर होंगी।
हर बोर्ड के अंदर कुछ सेक्शंस डिफाइंड होते हैं, जो सेक्शंस उनको डिसीजन मेकिंग की पावर प्रोवाइड कराते हैं, और हर डिसीजन मेकिंग की पावर कुछ सर्टेन क्लॉज, कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ मेजर की जाती है। अगर वो कंडीशंस मैच होती हैं, जो हम प्रिलिमिनरी चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन को मैच करती हुई कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन एनकाउंटर होती है, तो अंडर सर्टेन सेक्शंस जो उनके रूल के अंदर आता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकते हैं। द फर्स्ट बोर्ड इज अवर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. This control board is constituted under Section 3 of Water Prevention and Control of Pollution Act, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. This shall, without prejudice to the exercise and performance of its power and functions under that act, exercise the powers and perform the functions of the Central Pollution Control Board for the prevention and control of air pollution under this act. तो हमने लास्ट लेक्चर में जब वाटर पोल्यूशन एक्ट पढ़ा था, तो हमने समझा था कुछ सेक्शंस के अंदर हमने वहाँ पे भी CBSI कुछ बोर्ड्स क्रिएट किए थे, और इन बोर्ड्स का काम क्या था, रूल्स या लॉज स्पेसिफिक फॉर्म्स में क्रिएट करना और एट सर्टेन पॉइंट्स डिसीजन मेकिंग लेना. तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या होता है, सेंट्रली लुक आफ्टर करना थ्रू आउट द कंट्री of this various forms of air pollution. Next board is formed as State Pollution Control Board, constituted under Section 4 of the Act of 6 of 1974 to be state board under this act. तो हमारे पास सेक्शन 4 के अंदर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है. ये बेसिकली स्टेट वाइज सेम ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो सेंट्रली परफॉर्म किए जाते हैं. तो ये स्ट्रक्चर हमने पिछली बार भी समझा था, एक हिरारिकल स्ट्रक्चर है. इस हिरारिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट बॉडीज रिपोर्ट करती हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, जो अपने लोकल एरिया की रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, लोकल कॉजेज़ को स्टडी करता है, उसके साथ होने वाले रीजंस अटैच करता है और डिस्कस करता है विद द सेंट्रल बॉडी, जो अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करती है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. इन दोनों का काम होता है लोकल लेवल पे लुक आफ्टर करना एयर पोल्यूशन को, और टाइम पे मॉडरेट करना, करेक्ट करना अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. राइट, ठीक है. थर्ड इज कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड्स, यानी कि हम किस तरह से इन स्टेट बोर्ड्स को बनाएंगे. यानी बेसिकली जब भी कोई कमेटी, कोई बोर्ड बनता है, तो उसके अंदर कुछ ऑपरेटिंग बॉडीज़ होती है, यानी कि किस पर्टिकुलर पर्सन को, किस पर्टिकुलर चेयर को किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं और कौन किस तरह के डिसीजन मेकिंग के लिए अलाउड है. तो जब आप इस तरह का कोई बोर्ड बनाते हो, तो एक ऑफिशियल गजेट अपॉइंट होता है जो इस तरह के प्रॉपर्टीज़, जो यानी कि जो बेसिकली स्टेट बोर्ड, चाहे वो प्रिवेंशन के लिए हो, चाहे वो कंट्रोल के लिए हो, एयर पोल्यूशन के लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के अंदर काम करता है. इस पूरी बॉडी को बनाने के लिए कुछ लोगों को असाइन किया जाता है, जैसे कि जिनमें से सबसे पहले हम नाम ले सकते हैं इज अ चेयरमैन. चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन इज अ पर्सन जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होती है, यानी या तो कुछ उस पर्टिकुलर फील्ड की कोई स्पेशल नॉलेज, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके पास हो, जिसके रिस्पेक्ट में वो कोई भी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग या आइडियाज़ जनरेट कर सकता है स्टेट बॉडी को या स्टेट गवर्नमेंट को. तो दिस पर्सन इज नोन एज चेयरमैन. तो या तो ये होल टाइम वर्क कर सकता है या फिर ये पार्ट टाइम वर्क कर सकता है विद द स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, जिस तरह से हमारा गवर्नमेंट बॉडी डिज़ाइन होता है उसके रिस्पेक्ट में. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन कैन बी सर्टेन नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड दिस ऑफिशियल विल नॉट एक्सीड द नंबर 5. इनका मतलब क्या है? कुछ ऐसे ऑफिशियल मेंबर्स जो चेयरमैन के अंदर काम करते हैं, जिनको बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है टू रिप्रेजेंट दैट गवर्नमेंट. उस स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 ऐसे लोग, नॉट एक्सीडिंग 5, इट कैन बी 1, 2 और 5, नॉट मोर देन 5, ऐसे लोग जो गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन सेंट्रल लेवल्स. ठीक है. ये इनको हम ऑफिशियल्स कहते हैं. इसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे पर्सन होते हैं, अगेन नॉट एक्सीडिंग 5, जो जिनको स्टेट गवर्नमेंट ऐसा समझती है या नॉमिनेट करती है
टू ऑपरेट एज लोकल अथॉरिटीज़, जो स्टेट के बेसिक लोकल फंक्शनिंग के साथ डायरेक्टली हेड टू हेड डील करते हैं और लोकल एरिया पे डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स या कॉजेज़ फाइंड आउट करते हैं और उनको बेसिकली कलेक्ट करके कोई रिजल्ट या उस डेटा को कहें हम उस डेटा को एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये होते हैं हमारे कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, अगेन कुछ नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल लोग या बॉडीज़ होती हैं विच विल नॉट एक्सीड नंबर 3। ठीक है, इनको भी अगेन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, विच रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, फिशरी और इंडस्ट्री or trade of labor or any other interest which in opinion of the government that ought to be represented। अब देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ नाम दिख रहे हैं, इनके अलावा बहुत सारे नाम होते हैं जिनको ये नॉन ऑफिशियल बॉडीज रिप्रेजेंट करती हैं। इनका काम क्या होता है, उनके लोकल एरियाज, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर एग्रीकल्चर लेंगे तो वो पर्सन जो एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सारे इम्पैक्ट्स को समझते हैं और उनके वजह से होने वाले एयर पॉल्यूशन के फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं और पॉसिबल सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उनको हम लोग नॉन ऑफिशियल बॉडी के अंदर रखते हैं। इसके अलावा 2 लोग ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी कंपनीज या किसी कॉरपोरेशन को, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। वो कंपनीज या कॉरपोरेशन मतलब जो बेसिकली उस स्टेट में ऑपरेट होने वाली किसी भी तरह की इंडस्ट्री या कहें किसी तरह का इंस्टीट्यूट जो इस तरह के फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर सकता है या फिर इसमें अपना कोई रोल निभाता हो, उनके 2 मेंबर्स होते हैं जो अपना पॉइंट या अपना पक्ष भी रख सकें और उस पूरे ऑपरेशन को करेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, दिस वाज चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 के अंदर हमने समझ लिया कि स्टेट बॉडीज़ क्या क्या हो सकती हैं और उसके साथ साथ हमारी सेंट्रल बॉडीज़ क्या क्या हो सकती है, उनमें किस तरह के मेंबर्स होते हैं। नाउ चैप्टर 3 डिफाइंस कि इन बॉडीज़ का बेसिकली क्या क्या पावर्स हैं, इनके पास क्या क्या फंक्शंस हैं, इनको क्या क्या काम करने होंगे और उसके अलावा इनके पास किस तरह की पावर्स इनके पास इंडिविजुअल लेवल पे आती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड क्या क्या कर सकता है। इट इज़ बेसिकली अगर ओवरऑल समरी बताई जाए तो सेंट्रल बोर्ड इज बेसिकली इट लुक आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ अ कंट्री एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग और suggesting points which will be again implemented by individual state boards या bodies, right? तो क्या होगा, सबसे पहले subject to the provision of this act and without prejudice to the performance of its function under the Water Prevention Control Act, the main function of central body shall be to improve the quality of air and to prevent, control or abate air pollution in the country। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना या कंट्रोल करना थ्रू आउट द कंट्री। अच्छा, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द generality of the foregoing function, the central body may advise the central government on any matter concerning the improvement of the quality of the air and prevention control of air pollution। यानी पहली बात तो क्या कर सकते हैं, एडवाइज कर सकती है। तो सेंट्रल, अभी हमने जैसे समरी के रिस्पेक्ट में बताया था, सेंट्रल बॉडी क्या कर सकती है, अपना मत दे सकती है, यानी एडवाइस कर सकती है इंडिविजुअल स्टेट बॉडीज़ को कि किस तरह से काम हो। ठीक है, एडवाइस के साथ साथ वो क्या कर सकती है, कोई प्लान या कोई कॉज बता सकती है कि किस वजह से नेशन वाइड हमारा प्रोग्राम कंडक्ट किया जाना चाहिए, किस तरह से हम नेशन वाइड प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री। हम एयर पॉल्यूशन के लिए कॉमन कंटेंट रूल्स क्या बना सकते हैं, ऐसे प्लानिंग करने के लिए हम सेंट्रल बॉडीज़ को नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना विद द स्टेट। सेंट्रल बॉडी का नेक्स्ट काम क्या होता है, स्टेट के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ऑपरेशंस फाइंड आउट करना और उनको रनिंग मोड में लेके आना। ठीक है, देन फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड्स। स्टेट बोर्ड्स क्या क्या कर सकता है, स्टेट बोर्ड्स के लिए भी अगेन सेम चीज़ें हैं जो सेंट्रल बॉडी करेगी, बट सेंट्रल बॉडी बेसिकली ऑलरेडी रिफाइंड डेटा या इन्फॉर्मेशन पे काम करती है, मेरे स्टेट बोर्ड को क्या करना पड़ता है, सारे ही प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, यानी डेटा कलेक्शन भी करना पड़ता है इन कोऑपरेशन विद द लोकल बॉडीज़
उसके बाद उस डेटा को रिफाइनिंग या क्लीनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद उसी डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टेड इंफॉर्मेशन के लिए सजेस्टेड पॉइंट्स, कॉजेज, उसके प्रिकॉशन, एक्शंस देखने पड़ते हैं। देन अकॉर्डिंगली प्लान क्रिएट करना पड़ता है, एडवाइजेस लेनी पड़ती है, एंड वो चीज़ें सारी कॉम्पैक्ट वर्जन होके सेंट्रल बॉडी को ट्रांसफर किया जाता है। दिस इज द प्रोसीजर। इसी चीज़ों को हम लोग इंडिविजुअली अगर समझें तो क्या कर सकती है स्टेट बॉडी? इट विल अगेन प्लान, it will plan the comprehensive program for prevention and control of air pollution। कैसे होगा, कैसे करना है, आप स्टडी करने के लिए कहाँ से डेटा इकट्ठा करना शुरू करोगे, उस हर इंडिविजुअल डेटा की क्या वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद हर डेटा के साथ किस तरह का प्लान एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है? अपनी हेड अथॉरिटीज़ को एडवाइस करना कि क्या मैटर्स हैं जिन पे ज़्यादा कंसर्न हमें शो करना चाहिए, और जो ज़्यादा बड़े सोर्सेज की तरह से वर्क करते हैं फॉर एयर पॉल्यूशन, उन सब चीज़ों को स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना और एडवाइस करना स्टेट बॉडी को टू समराइज द पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट इज to collect and disseminate information related to air pollution. Collection, you know what is collection? To collect basic points, basic factors which causes the air pollution. What does disseminate means? Disseminate means broadcasting, and to broadcast this information related to air pollution. यानी अगर मैं समझ जाती हूँ कि ये पर्टिकुलर कोई फैक्टर है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो इसको समझते हुए खुद क्लीन करना, खुद करेक्ट करने के साथ साथ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिसेमिनेट दिस इन्फॉर्मेशन, यानी सभी को बता देना कि भैया ये फैक्टर जो है इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, प्लीज अवॉइड दिस फैक्टर, प्लीज प्रिवेंट दिस फैक्टर टू अवॉइड एयर पोल्यूशन इन लार्जर स्केल। ठीक है। नेक्स्ट इज टू कोलैबोरेट विद द सेंट्रल बॉडी। अगेन अगला काम क्या होता है? अभी जो हमने समरी के अंदर बताया। नेक्स्ट काम क्या है हमारा? सेंट्रल बॉडी के साथ कोलैबोरेट करते हुए डिसीजन मेकिंग करना। यानी अगर स्टेट बॉडी कुछ डिसीजन ले रही है तो सिंगल अथॉरिटी की तरह से डिसीजन ना ले, स्टेट बॉडी के साथ सेंट्रल बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करे, उनके आइडियाज़ को सुने, समझे, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, उसके बाद डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कंप्लीट की जा सके। ठीक है। नेक्स्ट इज टू इंस्पेक्ट या टू ऑडिट द स्टेप्स दैट दे हैव टेकन इन कंपैरेटिवली अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और उसका इम्पैक्ट कैसा हुआ, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरह के फैक्टर्स इम्प्रूव हो रहे हैं और इम्प्रूवमेंट का रेट कितना है, क्या परसेंटेज है, इन सब चीज़ों को इंस्पेक्ट करना। अलग अलग लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, चाहे या फिर इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो या फिर कंट्रोल इक्विपमेंट्स हो, उन सबको स्टडी करते रहना और उनकी क्वालिटी को जज करते रहना ताकि वो अलग ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना करें इन एयर पोल्यूशन। दिस वॉज पावर्स जो हमारे पास अलग अलग बॉडीज़ को थी। नेक्स्ट इज चैप्टर 4 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। कैसे करेंगे प्रिवेंट या कंट्रोल एयर पोल्यूशन को? अब ये सारे पॉइंट्स हम बहुत बार अलग अलग सब्जेक्ट्स के रेफरेंस से पढ़ चुके हैं। बहुत क्लियरली हमने सारे पॉइंट्स एयर पोल्यूशन के रिस्पेक्ट में पढ़े थे। फिर से एक बार उन पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे। एक एक पॉइंट्स में बता देती हूँ। इट इज़ पावर टू डिक्लेयर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज। क्या करना है हमें बेसिकली पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी हर इंडिविजुअल पर्सन, हर इंडिविजुअल इंडस्ट्री, स्टेट बॉडी, सेंट्रल बॉडी, सबको एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ पावर्स असाइन करनी है ताकि वो एयर पॉल्यूशन को अंडरस्टैंड कर सके, उसके कंट्रोल एरियाज को अंडरस्टैंड कर सके और हर कोई अपने लोकल एरियाज पे वो काम इम्प्लीमेंट करवा सके। ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज़ ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट्स, यानी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स ऐसे हैं जो एयर पोल्यूशन को बहुत मेजरली पार्टिसिपेट करते हैं। उनको रिस्ट्रिक्टिव यूज़ या सिलेक्टिव यूज़ ऑफ डिवाइसेस के लिए सजेस्ट करना और उनको सीरियसली मॉनिटर करना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन के अंदर आ जाता है। अच्छा, persons carrying on industry etc. are not to allow emission of air pollutants in excess of the standard laid down by the state board।
And now say for example we have an industry and it generates around say x number या x unit of pollution, air pollution in an year. ठीक है, and we have a benchmark, we have a standard that every industry should not exceed say x y number of units. But now when my industry starts exceeding that particular number, then I'll take action on that particular industry to lower down their pollution rate by either by minimizing their production, either by shutting down their plant for some time, etc. We can do any particular operation on that selective plant if required to control the air pollution in when it exceeds a certain number of units which is laid down by the central or state body. Okay, next is power of entry and inspection. It should be allowed to certain bodies to enter the particular zone to inspect the area and to understand the basic cause so that the pollution can be controlled, should be understood easily and to operate functionally, right? The power to obtain information, हर तरह की करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहे वो इंडस्ट्रीज हो चाहे वो लोकल बॉडीज हो प्रोवाइड कराते रहे सेंट्रल और स्टेट बॉडी को, ताकि विदाउट एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स जनरेट की जा सके और उसके बचाव के लिए काम हो सके. नेक्स्ट इज एनालिस्ट, रिपोर्ट ऑफ एनालिस्ट एंड अपील्स. इन तीनों का मतलब क्या है? इंडिविजुअल बॉडीज जब अलग अलग रिपोर्ट्स को एनालाइज करती हैं, एनालिसिस का मतलब बेसिकली क्या है? वो फैक्टर्स जो अंडरस्टैंड कर सके वो पॉइंट जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है. तो इंडस्ट्रीज़ के रेफरेंस में और चाहे लोकल बॉडीज, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में हो चाहे वो फिशरीज के रिस्पेक्ट में हो, उनको अंडरस्टैंड करना हो, सबको एनालाइज करते हुए बेसिक की फैक्टर्स को निकाल के लेके आना. ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर 5 फंड, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स. हर ऐसी बॉडी जो कोई ऑपरेशन कुछ लोगों के साथ मिलके लार्जर स्केल पे कर रही है रिक्वायर्स मनी, रिक्वायर्स फंड. अगर मैं कोई रूल बना रही हूँ उसके लिए भी मुझे एक मॉनेटरी फंड चाहिए, उस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक मॉनेटरी फंड चाहिए और उसको कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए भी मुझे फंड्स चाहिए. तो ये अकाउंट्स या फंडिंग इज़ अ मेजर फैक्टर किसी भी एक्ट का. तो चैप्टर 5 के अंदर हम क्या करते हैं? इस फंड, अकाउंट या ऑडिट वाले पोर्शन को स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी. मैं यहाँ पे आपको फटाफट से समरी बता देती हूँ. फंड ऑफ बोर्ड कैसे किया जाता है? अलग अलग बॉडीज़, मेजरली सेंट्रल बॉडी जो होती है वो इज़ मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फंड्स. उसके अलावा स्टेट बॉडीज़ या लोकल एरिया बॉडीज़, चाहे वो NGOs के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो हर इंडस्ट्री का कुछ कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हो, कुछ फंड इकट्ठा करते रहता है इन सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिस फंड को हम लोग अलग अलग लेवल्स पे यूटिलाइज करते हैं फॉर क्रिएटिंग एफिशिएंट मशीनरीज, प्रॉपर प्रोडक्ट्स, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हो. बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का कहने का मतलब है ऐसी एनर्जी जिसको हम बेटर यूटिलाइज कर सकें बाय विदाउट हार्मिंग अवर एयर, क्वालिटी ऑफ एयर. ठीक है, तो अलग अलग तरह के चीज़ों को बनाने के लिए और उसको मोशन में लाने के लिए जो फंड होता है वो सेंट्रल बॉडी से लेके लोकल गवर्नमेंट बॉडी से लेके अलग अलग इंडिविजुअल अथॉरिटीज़ क्रिएट करती हैं. इन सारी फंडिंग का काम क्या होता है? इन सारी फंडिंग को बेसिकली कंट्रोल कौन करता है? अकाउंट हेड मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर फंड को मॉनिटर करने वाली एक ट्रेजरी जो उस अकाउंट्स को हैंडल करती है, जो हमेशा ट्रैक करती रहती है कि किस तरह के डेटा को ऑपरेट करने में कितना अमाउंट ऑफ मनी हमने कंज्यूम किया और उसको ऑपरेट करने के लिए आप किस तरह के फंक्शंस बेसिकली कर रहे हो. ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ साथ एक वर्ड आता है विच इज़ ऑडिट. ऑडिट का काम क्या होता है? बेसिकली अथॉरिटी देना हर तरह के डिपार्टमेंट के एक इंडिविजुअल को जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके वहाँ के ऑपरेशंस को इंस्पेक्ट कर सके,
उसमें अगर कोई गलतियां हो रही हैं तो उसको फाइंड आउट कर सके और उसको इम्प्रूव करने के लिए एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। ये अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी विद रिस्पेक्ट टू मनी ऑल्सो, जिसको हम फाइन के रेफरेंस में समझते हैं, जो हम अभी आगे चैप्टर में समझेंगे। दिस इज ऑडिट। दिस वॉज चैप्टर 5। नेक्स्ट इज चैप्टर 6 विच इज़ पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। हमने लास्ट लॉ में भी देखा था, आप कोई रूल बना रहे हो, कोई लॉ बना रहे हो, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन एक फैक्टर होता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली पॉजिटिवली किया जाए उसके लिए हम लोग पेनल्टीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी ऐसा कोई भी रूल या लॉ जिसको कोई फॉलो ना करे, जिसका फेलियर हो, जिसका इम्प्लीकेशन सही तरह से ना हो रहा हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, पेनल्टीज़ लगाते हैं। अंडर दिस सेक्शन वी हैव अंडर दिस चैप्टर वी हैव मल्टीपल सेक्शंस which confirms several types of penalties and the procedure to follow that penalty, या फिर उस पेनल्टी को लगने का क्या प्रोसीजर है या क्या कंस्ट्रेंट्स या क्या पॉइंट्स है, वो हम चैप्टर 6 के अंदर लेके आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, whoever fails to comply with the provision of section 21 or section 22 or directions issued under the section 31A shall in respect of each such failure be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year and 6 months but which may extend to 6 years with a fine। तो कुछ सर्टेन रूल्स हैं, जैसे हमने लास्ट लॉ में भी समझा था, मॉनेटरी फाइन होता है, इम्प्रिजनमेंट होता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। जो लास्ट चैप्टर इज अब मिसलेनियस चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमारे अभी तक रह जाते हैं उनको देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर्स है रूल्स बनाने की, स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर्स है रूल बनाने की, या फिर अगर कभी ये एक्ट डिसोल्यूट होगा तो कब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। मेंटेनेंस का इशू जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। स्पेशल प्रोविजंस यानी कोई ऐसी समस्या जहाँ एक्सेप्शंस आते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। तो दिस वाज अवर लास्ट चैप्टर एंड दिस होल यूनिट डिस्क्राइब्स द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। ओके, थैंक यू।